हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में, चर्चा किस किस मुद्दे पर होने वाली है। तो किस देश की संसद में कथित तौर पर एलियन के 2 शव पेश किए गए और दावा किया गया कि 1000 साल पुराने ये बॉडी है जो देख रहे हैं आप। सऊदी अरब और भारत ने कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित किया है, वो चर्चा करेंगे। एग्रीमेंट भी हुए हैं 8 तरह के, वो भी बताएंगे आपको। भारत की थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही है, माइनस में। तो अगस्त का आंकड़ा क्या है और क्यों माइनस में रही है। लीबिया के डरना शहर में मृतकों की संख्या बढ़कर 20,000 हो गई है, बहुत बड़ी बात है। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लागू किया है। और भी कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिमाइंडर आप लगा लीजिए, 17 सितंबर यानी कल संडे की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर सितंबर तक का अब तक का तमाम करंट अफेयर्स देखिएगा जरूर। मैराथन होगा कुछ घंटे का, करीब 4 घंटे का होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। और अगर आप 17 सितंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी लिंक के ज़रिए वो वीडियो भी ओपन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों और उस खबर को लेते हैं जिसकी चर्चा दुनिया में हर जगह है। क्वेश्चन होगा, किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेष पेश किए गए और दावा किया गया कि एलियन के 1000 साल पुराने शव हैं। आंसर होगा मैक्सिको। ठीक है, भारत में भी ये खबर है और दुनिया भर के अखबारों में पोर्टल पे ये खबर है। ये रॉयटर्स जो दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसी है उसकी खबर देख रहे हैं आप। तो मैक्सिको की संसद में ये एक और 2 शव पेश किए गए। कब? 12 सितंबर को। और ये बताया गया कि ये जो है एलियन के हैं, दावा यही। और प्रत्येक शव के हाथ में 3 उंगलियां हैं, आगे और दिखाएंगे, और लंबे सिर हैं। तो पहले मैक्सिको देख लेते हैं, कहाँ पर ये मैक्सिको, मैप के ज़रिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका की ओर। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए, और उसी के ठीक पास में, ये बगल में, ये है मैक्सिको। इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये यूएसए हो गया, इधर ग्वाटेमाला हो गया। ठीक है, 2 हैं पड़ोसी देश। और आसपास के जो समुद्र हैं ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हैं, ये कैरेबियन सी है, और इधर वाला नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। ओके, बेसिक बात हो गई। अब बात करें वहाँ की संसद में जो हुआ है। देखिए, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं और यूफोलॉजिस्ट हैं जेम मोसान। उन्होंने ये कहा कि, मतलब शव को पेश करते हुए कहा कि ये शव पेरू की एक खान में मिले थे उनको कुछ साल पहले, जो करीब 1000 साल पुराने हैं। और उनका दावा है कि ये अवशेष वास्तविक एलियंस के हैं, किसी भी पृथ्वीवासी के नहीं हैं। और संसद में जो ये इवेंट हो रहा था उसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। ठीक है, एक और बात कि एलियन के बारे में बताऊं आपको कि ये सब फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये एलियन दिखाया गया इस तरीके से। और कुछ एक्सरे और सिटी स्कैन और कुछ जो टेस्ट वेस्ट हैं उन सब की भी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई गई। और ओके, हालांकि एलियन के बारे में जेम मोसान जो जर्नलिस्ट हैं और यूफोलॉजिस्ट हैं, उनके पिछले दावे झूठे साबित हुए थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिक तथ्य को लेकर संसद में पहुंचे हैं और ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यूएफओ सैंपल पर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में स्टडी भी हुई है और वैज्ञानिकों ने डीएनए का कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए एनालिसिस भी किया है। और कहा कि विशाल जो ब्रह्मांड है उसमें हम अकेले नहीं हैं और इस वास्तविकता को स्वीकार करने की ज़रूरत है। हालांकि इसके बाद मैक्सिको की जो नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है उसने जेम मोसान के जो दावे को खारिज किया और कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने 2 मम्मी की जांच नहीं की है, 2 एलियन मम्मी की सीधे तौर पर नहीं देखा है। हमारे पास जांच के लिए सैंपल आए थे और ये किस शव का था उनको नहीं पता है। और हाँ, आपको बताऊं कि कथित एलियन के शवों को लकड़ी के बक्से में लेकर आया गया था। ठीक है, इस तरीके से। और सुनवाई के दौरान, जो संसद में सुनवाई चल रही थी उस दौरान अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रॉयन ग्रोव्स भी मौजूद थे। ग्रोव्स जो है ना, उन्होंने कुछ वक्त पहले अमेरिकी संसद में ये दावा किया था
कि जब वो नौकरी पर थे तो एलियन का स्पेसक्राफ्ट वो देख चुके हैं और उन्होंने कहा था कि अमेरिका इन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। ओके, तो ये बात हुई है। और बताऊं कि ये तो मैक्सिको है, उन्होंने कहा कि पेरू के खदान से मिला है। पेरू कहाँ पर है? ये दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर ये पेरू है, ठीक है। और किस संसद में ये प्रदर्शित किया गया? तो मैक्सिको में ये पेश किया गया। अब आपका सवाल होगा कि अब हम क्या कहें इसको, जेम मोसान का जो दावा है कि एलियन का है, और तो इसको क्या किया जाए। और हाँ, यहाँ देख रहे हैं आप 3 उंगलियाँ यहाँ पर ये दिख रही हैं। सिर के पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत लंबा सा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। हालांकि जेम मोसान के पिछले दावे गलत साबित हुए थे और इसलिए एलियन के शव के दावे पर दुनिया के वैज्ञानिक अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और जब जांच वगैरह होगी और तब पता चलेगा इसके बारे में और डिटेल। ठीक है, खैर दुनिया में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। मैक्सिको कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिकन कांग्रेस में ये प्रदर्शित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स यानी ज्वाइंट टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमति बनी है? आंसर होगा 100 अरब डॉलर यानी तकरीबन 4.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो। न्यूज़ आप देख रहे हैं, G20 के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक मतलब 2 पदों पर एक ही व्यक्ति हैं। मोहम्मद बिन सलमान, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। तो वो स्टेट विजिट पर है G20 के जस्ट बाद। और इसी दौरान दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी SPC यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, उसकी मीटिंग हुई है। और इस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। ठीक है, तो सऊदी अरब एक बार मैप के ज़रिए दिखाते हैं आपको कहाँ है, फिर और डिटेल बात करेंगे। प्यारा भारत रहा अपना और सऊदी अरब है मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिम एशिया में है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इन्हीं के साथ समझौते हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं एग्रीमेंट का। अब सवाल ये है कि क्या क्या समझौते हुए हैं। एक तो टास्क फोर्स जो है वो बनाया जाएगा, उसके अलावा 8 और समझौते हुए हैं। तो पहले 8 समझौते पर बात कर लेते हैं, क्या क्या है। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एंटी करप्शन सहयोग, नेशनल आर्काइव, बैंकिंग यानी सऊदी एग्जिम बैंकिंग और एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के बीच में सहमति बनी है। द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने पर ये MOU साइन हुआ है। समुद्र के खारा पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक पर भी MOU साइन हुआ है। IIT और सलाइन वाटर कंजर्वेशन कॉरपोरेशन ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच में। ठीक है, तो ये तो जो 8 समझौते हैं ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो 100 अरब डॉलर के निवेश के लिए जो संयुक्त टास्क फोर्स है वो क्या मामला है? देखिए, दरअसल ये जो 100 अरब डॉलर का निवेश का मामला है ना, ये मामला है फरवरी 2019 का। उस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, तो वो इंडिया के स्टेट विजिट पर आए थे और इसी के बाद निवेश योजना पर फैसला हुआ था। हालांकि उसके बाद बहुत कुछ काम नहीं हुआ। तो अब सितंबर 2023 में, इस महीने जब क्राउन प्रिंस राजकीय यात्रा पर रहे भारत के, तो उसी दौरान उस 100 बिलियन डॉलर के निवेश पर बातचीत हुई है। तो दोनों देशों ने इसके लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। ठीक है, एक और मुद्दा है 50 अरब डॉलर से रिफाइनरी प्रोजेक्ट। देखिए, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना वो भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना है रिफाइनरी की। ग्रीनफील्ड मतलब ये हुआ कि उस ज़मीन पर पहले कुछ नहीं होता था, कोई वर्क नहीं होता था। वहाँ पर हम किसी ऐसी ज़मीन पर कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर उसका उपयोग पहले से नहीं हो रहा था, तो उसको हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। तो ये रिफाइनरी ग्रीनफील्ड है। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित परियोजना है और उत्पादन क्षमता 60 मिलियन टन पर ईयर होने की उम्मीद है। और जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक होगी। और इस प्रोजेक्ट में आरामको, जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है,
ADNOC यानी संयुक्त अरब अमीरात की ये तेल कंपनी और भारतीय तेल कंपनियां, वो सब मिलकर वहाँ काम करेंगे। और इस त्रिपक्षीय परियोजना में यानी 3 पक्ष होंगे, एक सऊदी अरब की कंपनी होगी, एक UAE की कंपनी होगी और भारतीय कंपनी। तो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश प्राप्त करने की संभावना है इसके लिए। तो इसके लिए भी बातचीत 2019 में हुई थी, लेकिन तब से कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अभी भारत यात्रा के दौरान कहा कि हम 50 बिलियन डॉलर का निवेश जो है ना उस करेंगे, हम भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, तो इस परियोजना में समुद्री भंडारण, बंदरगाह की बुनियादी ढांचे, कच्चा तेल टर्मिनल बनेगा और बहुत सारे इक्विपमेंट वहाँ लगाए जाएंगे, पूरी रिफाइनरी और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सब वहाँ स्थापित की जाएंगे। ठीक है, तो सऊदी अरब और भारत के जो संबंध हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब यहाँ पर ये रहा। देखिए, USA, चीन और UAE के बाद सऊदी अरब जो है ना वो भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत जो है ना वो सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत का चौथा और सऊदी अरब का दूसरा ट्रेड पार्टनर, भारत सबसे बड़ा। ठीक है, 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया और बढ़ोतरी जो हुई है 23% से ज़्यादा हुई है। भारत जो है ना वो सऊदी अरब से कच्चा तेल, LPG बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। सऊदी अरब में तकरीबन 26 लाख भारतीय वहाँ रह रहे हैं और सऊदी अरब में सबसे बड़ा जो प्रवासी समुदाय है किसी देश का तो भारत का है। सऊदी अरब के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान ये भारत के इतने लोग दे रहे हैं। कितने? 26 लाख लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर PM की भारत यात्रा के दौरान 50 अरब डॉलर के किस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेज़ी से लागू करने पर सहमति बनी है? तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। आंसर है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने की उम्मीद है और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि जो भी आप देख रहे हैं उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है और इसके ज़रिए आप 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज सब में हिस्सा ले सकते हैं। और PDF कई तरीके के होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के, जैसे 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, डिटेल और वीडियो का लिंक भी होता है और ढेर सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, आज का जो ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट भी आप फ्री में दे सकते हैं। डेली का मॉक टेस्ट फ्री होता है, ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, वहाँ पर से। अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट में लगातार 5वें महीने मतलब वो नेगेटिव रही है ये इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। तो अगस्त 2023 में ये दर कितनी थी? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। आंसर का -0.52%। कितना? -0.52%। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ठीक है, लगातार 5वें महीने थोक महंगाई दर नेगेटिव रही है। अच्छा, इससे पहले जो जुलाई का थोक महंगाई दर था ना वो -1.36 था और अभी है 0.52, मतलब माइनस में। देख रहे ये क्या हुआ है? अगस्त माइनस में है, जुलाई माइनस में, जून माइनस में, मई माइनस में और अप्रैल का माइनस में। ये थोक का, ये देख रहे हैं आप, ये आंकड़ा पूरा। ठीक है, किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIT ने ये रिपोर्ट जारी की है। DPIT जो थोक महंगाई दर को जारी करता है। अगर सवाल हो कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है तो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, थोक महंगाई दर होती क्या है? देखिए, थोक महंगाई दर ये WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तैयार होता है। मतलब कि थोक बाज़ार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से जो वसूलता है किसी वस्तु की कीमत, तो वो उसमें कितनी
महंगाई बढ़ी है या घटी है, उसके बारे में ये है। ठीक है, अब सवाल है कि थोक महंगाई कम क्यों दिख रही है लगातार 5वें महीने। मुख्य रूप से क्या है ना, खनिज तेल, जो मूल धातु है, टेक्सटाइल, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, केमिकल्स, इन सब में जो कुछ कमी हुई है उसकी वजह से ये डाउनफॉल दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो है ना वो सामान जो थोक में है वो कम बिक रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से सामानों की कीमत कम है। लेकिन इसका उल्टा है, खुदरा महंगाई दर जो है ना वो ज़्यादा है, वो पॉजिटिव में है, और लेकिन थोक महंगाई दर वो माइनस में है। थोक महंगाई दर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें वो ये भी तय होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब क्रूड ऑयल का अगस्त में रेट डाउन था, हालांकि अभी सितंबर में थोड़ा बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी ये इंडेक्स जो ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो डाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। देखिए, लीबिया का जो डरना शहर है ना, वहाँ पर मृतकों की संख्या 20,000 तक पहुँच गई। न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में 1-2 दिन पहले ही बताया था। आप अगर वो नहीं देखा है आपने लीबिया के बारे में, जो घटना हुई है वहाँ पर, तो उसके बारे में आप डिटेल समझ सकते हैं उस वीडियो के जरिए। 1-2 दिन पहले का आप करंट अफेयर्स देख लेना। ठीक है, अभी ये मैप में देख रहे हैं, लीबिया यहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में। तो लीबिया के डरना शहर के मेयर का कहना है कि ये संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है, और लगभग पहुंच गई है। उनको पता ही नहीं लग रहा है कि कितने हैं। आपको पता है कि 9 और 10 सितंबर की रात को मेडिटेरियन सी से, यानी यहाँ से डैनियल तूफान आया था। ये डरना शहर है यहाँ पर, भूमध्य सागर से, और उसकी वजह से वाडी डरना रिवर, उसके 2 डैम टूट गए थे, और इससे जो निकला बाढ़, उससे डरना शहर पूरा बर्बाद हो गया था, और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो बह गई थी। और ये देख रहे हैं यहाँ धराशायी हो गई बिल्डिंग, और मलबा पड़ा हुआ है। और वहाँ के मेयर, उनका नाम है अब्दुल मेनन अल गैथी। उनका कहना है कि वास्तव में शवों को कलेक्ट करने के लिए और ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, और डर है कि मलबे के नीचे और पानी में जो बड़ी संख्या में शव हैं, उसके कारण शहर में महामारी बहुत तेज़ी से फैल सकती है। ठीक है, इटली, मिस्र, ट्यूनीशिया, यूएई, तुर्की, कतर, वहाँ से बचाव दल पहुँचे हैं। 70 लाख की आबादी है इस शहर की, डरना शहर की, और 25% तो हिस्सा बह ही गया है। लीबिया, उसकी राजधानी क्या है? त्रिपोली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? आंसर का 15 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। और इसका उद्देश्य यही है इस दिवस का कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र बढ़े। और यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में इस दिवस को घोषित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है? आंसर को भारत, इंडिया ने जीता है। न्यूज़ आप देख रहे हैं। SAFF फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये भारत ने 10 सितंबर को ये फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर ये चैंपियनशिप जीत लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? आंसर को उत्तराखंड। ये फैसला उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में लिया है, सितंबर में ही। सर्विस सेक्टर पॉलिसी का मतलब हुआ, इस पॉलिसी के माध्यम से उत्तराखंड में जो ना वो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए काम होगा, और करीब 10 लाख वर्कर्स, उसका कौशल यानी उसकी जो स्किल है उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर का नजमा अख्तर, वो जामिया मिलिया इस्लामिया यानी JMI उसकी वाइस चांसलर हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड उसमें काम करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये रहा फोटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
मिस इंटरनेशनल इंडिया उनका नाम बताएं, कौन चुनी गई है? आंसर का प्रवीणा अंजना, ठीक है, उदयपुर की हैं और उनको चुना गया है। 23 साल की हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया ये दोनों अलग अलग कंपटीशन है। मिस इंडिया 2023 की हैं नंदिनी गुप्ता, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और कल मैराथन वीडियो देखिएगा ज़रूर, ओके, पूरे साल का अब तक का। बाय।